मेरा जन्म उत्तर प्रदेश के आगरा ज़िले में मेरी नानी के घर पे ही हुआ था। मेरे जन्म के 3 महीने बाद ही मुझे पोलियो हो गया था। डॉक्टर ने जो इंजेक्शन लगाया था, उस इंजेक्शन लगने के बाद ही मेरे पैर में कमज़ोरियाँ आनी शुरू और काम करना जो है कम करने लगा। किसी ने कहा कि ज़मीन में गाड़ कर इसको खड़ा कर देना चाहिए। स्कूल की तरफ से हमने 2000 इंडियाज़ गॉट टैलेंट सीज़न 1 में मैंने पार्टिसिपेट किया। मैंने व्हीलचेयर पे बैलेंसिंग करना शुरू किया। एक दिन में शायद मैं 70 बार से ज़्यादा गिरा। राष्ट्रपति भवन में हमने प्रणब मुखर्जी के सामने जब परफॉर्मेंस की और उनके सामने हमने भरतनाट्यम परफॉर्मेंस किया। जब हम वहाँ पे परफॉर्मेंस करने के लिए गए तो सब एक होता है ना कि व्हीलचेयर वाले हैं, कितना परफॉर्म करें। अब उन्होंने इतने वर्ष, इतने साल दिव्यांग होकर के डांस को दी। मैं देखता हूँ कि कोई पीछे ऑटो चला रहा है। पहले मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट है, जो हमारे मुख्य रूप से हमारे लिए काम करती है दिव्यांगजनों के लिए। इतना सब कुछ करने के बाद भी वो मुझे लगता है कि थोड़ा-सा कहीं न कहीं अभी भी कम है। लेकिन कुछ और जो मिनिस्ट्रीज़ में गया वहाँ पे मेरा थोड़ा अनुभव जो है ख़राब रहा। डेड जंप हो गया अपना 4 स्टेयर, 5 स्टेयर, 7 स्टेयर से डायरेक्ट जंप करना। तो मैंने कई संस्थाओं को अप्रोच किया, कई ब्रांड्स को मैंने मेल लिखे जो इसी स्केटबोर्डिंग या फिर स्पोर्ट्स को करते हैं, बड़े-बड़े ब्रांड्स। लेकिन अभी तक मुझे कोई पॉज़िटिव रिस्पॉन्स नहीं मिला है। यंग स्टूडेंट्स होते हैं ना जो कॉलेज के होते हैं, तो उन्होंने एक कमेंट पास किया हमें व्हीलचेयर पे जाते हुए कि ये भी डांस करना है। आप सभी का स्वागत है ताल तत्वा की पॉडकास्ट सीरीज में। जीतेंगे हम, ये खुद से वादा करो। जितना सोचते हैं कोशिश उससे ज्यादा करो। तकदीर भी रूठे पर हिम्मत ना छूटे। मजबूत इतना इरादा करो। आज हमारे साथ हैं ऐसी शख्सियत जिन्होंने अपनी हिम्मत और हुनर से जिंदगी की हर चुनौती को एक अवसर में बदल दिया है। आज हमारे साथ मौजूद हैं व्हीलचेयर डांसर, कोरियोग्राफर और डिसेबिलिटी राइट्स एडवोकेट चेतन उपाध्याय जी। पोलियो सर्वाइवर होने के बावजूद इन्होंने ना सिर्फ व्हीलचेयर को, उनकी डांसिंग को एक नई पहचान दी है, बल्कि व्हीलचेयर स्टंट परफॉर्मर बनकर एक इतिहास रखा है। चेतन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। नमस्कार सर। थैंक यू सो मच हमारा इनवाइट स्वीकार करने के लिए। तो अगर हम बात करते हैं आपके बचपन की, आपका बचपन कहाँ हुआ और उसके बारे में हम जानना चाहेंगे। मेरा जन्म उत्तर प्रदेश के आगरा ज़िले में मेरी नानी के घर पे ही हुआ था और मेरे जन्म के 3 महीने बाद ही मुझे पोलियो हो गया था। पोलियो की भी ऐसी कहानी है कि मेरे परिवार वाले मुझे बताते हैं कि मुझे उस समय बुखार आया था और मुझे डॉक्टर के पास लेके गए थे। तो उस दौरान डॉक्टर ने जो इंजेक्शन लगाया था, उस इंजेक्शन लगने के बाद ही मेरे पैर में कमज़ोरियाँ आनी शुरू और काम करना जो है कम करने लगा। तो उस दौरान उन्हें पता चला कि पैर जो है पूरी तरह ख़राब हो चुका है। कोशिश करी परिवार वालों ने, घर वालों ने कि हमारे बच्चे का जो है पैर सही हो जाए। प्रयास उन्होंने भरपूर किया, काफ़ी पैसे अपने लगाए उन्होंने, जिसने जो भी कहा, दवाइयाँ कहीं तो दवाइयाँ करी और जैसे किसी ने कहा कि अंधविश्वास से, तो वो भी उन्होंने किया। किसी ने कहा कि ज़मीन में गाड़ कर इसको खड़ा कर देना चाहिए, तो वो भी किया। पत्तों पे आग लगाकर इसको बिठा देना चाहिए, वो भी किया। मोरनी के अंडे का लेप लगाना चाहिए, तो मेरी नानी भी मोरनी का अंडा लेने के लिए भी चली गई। तो वो उनसे रास्ते में ही टूट गया और मोरनी भी रोने लगी, तो मेरी नानी को बड़ा दुःख हुआ। तो ये सारी चीज़ें हुई हैं जीवन में, मेरे पैर को लेकर के मेरे परिवार वालों ने किया है, लेकिन अभी इसके साथ ही जीवन जी रहे हैं। जी, अगर हम आपके हौसले की बात करते हैं, आपके हौसले हमेशा बुलंद रहे। आपने डांस में, सिंगिंग में, इवन अपने स्कूल टाइम में स्पोर्ट्स में भी अच्छा किया, उसके बारे में हम जानना चाहेंगे। मैंने स्कूल से मेरी शुरुआत हुई और स्कूल से ही मेरे डांस के जिज्ञासा आई। वहीं से मैंने अपने डांस का जुनून शुरू किया। एक स्कूल के साथ डांस के साथ-साथ हमने स्पोर्ट्स किया मैंने। मैं रेस वगैरह में भी पार्टिसिपेट करता था, गाने में भी पार्टिसिपेट लेता था, सिंगिंग करता था और डांस करता था। डांस में हमने अलग-अलग जैसे व्हीलचेयर पे हम प्रस्तुतियाँ देते हैं, अपनी परफ़ॉर्मेंसेस करते हैं। उस समय एक व्हीलचेयर स्पिनिंग बहुत बड़ी चीज़ हुआ करती थी, क्योंकि व्हीलचेयर पर बैलेंसिंग करना, बैलेंस करके उसको फिर स्पिन करना, एक बहुत ही आइकॉनिक उस टाइम पे उसको मानते थे, देखते थे कि लोग बाग उससे कहते हैं ना अचंभित हो जाते थे कि कैसे ये कर लेते हैं। तो उस वक़्त हम व्हीलचेयर स्पिनिंग में काफ़ी अच्छे माहिर थे और व्हीलचेयर पे ही हम रेस खेलते थे, पकड़ते, लगते, लगाते थे।
स्कूल से ही शुरुआत हुई। स्कूल के लिए मैंने काफ़ी सारे कॉम्पिटिशन्स तो किए। आपको किसी ने सिखाया ये स्टंट या आप खुद से देख के सीखते थे या कैसे ये हुआ इसका? स्कूल में तो जनरल टीचर थे जो हमें सिखाते थे। वो अपने स्तर पर जितना हमें अच्छा सिखा सकते थे, सिखा सकते थे। हम क्या करते थे, व्हीलचेयर पर पकड़म-पकड़ाई भी खेलते थे। हम व्हीलचेयर पर रेस भी लगाते थे और हम व्हीलचेयर को ना जंप करने की कोशिश करते थे, आप बचपन में शौकिया तौर पे करते थे? शौकिया तौर पे। हुँ, तो व्हीलचेयर पे डांस करते थे, तो साथ-साथ वो भी खेलना-वेलना चलता रहता था। तो व्हीलचेयर से एक स्टेप ना सीढ़ी का था, जी। काफ़ी बड़ा, तो उस पे से जंप वगैरह भी करते थे। वहाँ से एक जंप का क्या कहते हैं, स्टार्ट हुआ कि हम जो है अपनी स्किल को थोड़ा-सा और कैसे बढ़ा सकते हैं। साथ ही स्कूल की तरफ से हमने 2009 में सीज़न इंडियाज़ गॉट टैलेंट सीज़न 1 में मैंने पार्टिसिपेट किया, स्कूल के बिहाफ़ से ही, जिसमें काफ़ी सारे बच्चे, लगभग 24 बच्चे ने पार्टिसिपेट किया था। उसमें हम सेमीफ़ाइनल्स थे और कॉमनवेल्थ गेम्स क्लोजिंग सेरेमनी में भी उसमें हमने पार्टिसिपेट किया। स्कूल के दिनों में ही हमने शुरुआत की। अच्छी चीज़ मुझे ये थी कि मुझे किसी ने व्हीलचेयर स्पिनिंग सिखाई नहीं थी, मैंने देख के सीखी थी। हालाँकि दूसरे जो हमारे सीनियर्स थे वो कर रहे थे और मैंने किसी से कहा भी नहीं था कि मुझे सिखाओ। वो तो बस मुझे लगा कि करना है, तो व्हीलचेयर को पकड़ा और मैंने व्हीलचेयर पे बैलेंसिंग करना शुरू किया। एक दिन में शायद मैं 70 बार से ज़्यादा गिरा था, उस दिन रिहर्सल में, प्रैक्टिस में। तो लेकिन ये आप स्कूल में कर रहे थे उस समय? स्कूल में कर स्कूल रहा में कर था, रहे थे। क्योंकि मेरे पास घर पे तो कोई व्हीलचेयर हुँ, नहीं था, स्कूल की तरफ से ही था। तो एक बार उस दिन में मैं बहुत बार गिरा व्हीलचेयर से और क्योंकि व्हीलचेयर को बैलेंसिंग करना होता है सबसे ज़्यादा पीछे, और पीछे में सर में चोट लगने का सबसे ज़्यादा डर रहता है। तो उसको बचाते हुए किया और मुझे खुशी है कि एक ही दिन में मैंने बैलेंसिंग को अचीव किया। फिर धीरे-धीरे काफ़ी समय लगे, कुछ महीने, लेकिन व्हीलचेयर स्पिनिंग भी मैंने सीखा। जी। फिर डांस का आपने इंडियाज़ गॉट टैलेंट की बात की, उस मंच पे आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। मैं आपको इंडियाज़ गॉट टैलेंट सीज़न 1 में जब हम गए इंडियाज़ गॉट टैलेंट हम सीज़न 1 में जब गए, तो उस समय जज थे शेखर कपूर जी, सोनाली बेंद्रे जी, किरण खेर जी मैम थीं और उनको हमारी परफ़ॉर्मेंस काफ़ी अच्छी लगी और शेखर कपूर जो सर थे, वो काफ़ी भावुक हो गए थे हमारी प्रस्तुति से। तो वहाँ पे एक अच्छा एक्सपीरियंस था कि हमारे टैलेंट को जो है रियलिटी शो पर भी जो है सहारा जा रहा है और हम आगे बढ़े, सेमीफ़ाइनल तक गए। सेमीफ़ाइनल तक जाने के बाद स्कूल वालों के लिए तो हम एक तरह से एक कहते हैं ना, सेलिब्रिटी। सेलिब्रिटी टाइप के, क्योंकि स्कूल वाले भी हमें काफ़ी प्राथमिकताएँ दे रहे थे। तो स्कूल की तरफ से भी अच्छा था और साथ ही रिलेटिव्स भी थे ना, वो भी काफ़ी खुश थे कि हमारा जो दिव्यांग बच्चा है, वो जो आगे बढ़ रहा है। जी। अभी आपने बात की रिलेटिव्स की या समाज की आपने बात की। जब आप शो में जा रहे थे, तो किस उम्मीद के साथ आप लोग जा रहे थे? बाकी लोगों की आपसे क्या उम्मीद थी और उनके नज़रिए शो के बाद कैसे बदले? इंडियाज़ गॉट टैलेंट जब रियलिटी शो में गया, तो ऐसा तो कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं था, क्योंकि मालूम भी नहीं था इतना, क्योंकि बच्चे थे हम छोटे से। लेकिन रिलेटिव्स का मैं आपको बताना चाहूँगा। हमने इंडियाज़ गॉट टैलेंट के लिए गए, वहाँ पे परफ़ॉर्म किया और उस समय दिल्ली में हमारा ऑडिशन था और जब हमें पता चला कि हम टेलीविज़न पे परफ़ॉर्मेंस करने के लिए जा रहे हैं, तो एक खुशी थी, मन जी। में जिज्ञासा थी और कि हम टेलीविज़न के लिए जा रहे हैं परफ़ॉर्म करने के लिए। और रिलेटिव्स का मैं आपको बताना चाहूँगा, रिलेटिव्स को थोड़ा-सा मेरे पे भरोसा लगता है कि कम था, क्योंकि उनको लगता था कि हमारा दिव्यांग जो जन है, व्यक्ति है, बच्चा है दिव्यांग, तो वो जीवन में क्या कर पाएगा? इस मेरे लिए बहुत चिंतित रहते थे, मैं उस रूप में अगर बताऊँ, माता-पिता के साथ-साथ जितने भी परिवार थे, कि ये बच्चा क्या कर पाएगा आगे? तो इस मेरी नौकरी को लेके, मेरे जीवन को लेके एक चिंतित रहते थे, सोचते रहते थे और हमेशा कहते रहते थे कि इसके लिए ज़्यादा करो ताकि इसका जीवन जो है सुधर सके। लेकिन जब उन्होंने मुझे इंडियाज़ गॉट टैलेंट पे देखा, तो वो सबसे ज़्यादा खुश हुए और मुझे बड़ी खुशी हुई और मुझे एक कहते हैं ना, पॉज़िटिव चीज़, जैसे उन्होंने मुझे बहुत सहारा। तो मुझे मेरे मोहल्ले से भी मुझे सहारा गया, मुझे रिश्तेदारों से भी सहारा गया, तो वो एक खुशी थी मेरे लिए
और वो जो खुशी मुझे मिली कि लोगों से मुझे अच्छे-अच्छे एप्रिसिएशन मिल रहे हैं, तो मैंने उसको फिर आगे बढ़ाने का एक संकल्प ले लिया कि मैं इसको आगे करूँगा ही करूँगा। जी। अगर हमने बात की इंडियाज़ गॉट टैलेंट की, एक बड़ा मंच एक बार और आता है सन 2010 में कॉमनवेल्थ शो के, उसके बारे में हम जानना चाहेंगे आपसे? कॉमनवेल्थ गेम्स क्लोजिंग सेरेमनी में मैंने पार्टिसिपेट किया था। अमर ज्योति स्कूल के ब्याह से ही पास आउट पार्टिसिपेट किया था। उस टाइम मैं स्कूल से पास आउट ही हुआ था। मैंने अमर ज्योति स्कूल जो है 8th स्टैंडर्ड तक ही है। उसके बाद जो है 9th स्टैंडर्ड के लिए दूसरे स्कूल में मुझे एडमिशन लेना पड़ा। तो रिसेंटली मैं पास आउट हुआ था, इसीलिए उन्होंने मुझे दोबारा बुलाया और कॉमनवेल्थ गेम्स क्लोजिंग सेरेमनी में हमने परफॉर्म किया। वहाँ पर हमने भंगड़ा परफॉर्मेंस दी थी। भंगड़ा को हमने इन्हेंस किया था। जैसे उसमें कई स्टंट्स हमने फ्लिप वगैरह जो है, जो एबल बॉडी हैं, वो व्हीलचेयर के साथ करा करके किया था। वो स्कूल ने ही सारा कुछ किया था, कोरियोग्राफर वगैरह बुला के। अगर हम बात करते हैं फिर आपकी लाइफ में आगाज़ होता है भरतनाट्यम का, तो आपने फिर भरतनाट्यम के सीखना चालू किया गुरुजी से। आपके दिमाग में विचार कैसे आया कि मुझे भरतनाट्यम करना है या प्रोफेशनली सीखना है? क्या स्ट्रगल आपके रहे उसमें? अमर ज्योति स्कूल से पास आउट होने के बाद जो है, मैं डांस से बहुत दूर हो गया था। और डांस से दूर हो गया तो मेरे को, मैं कह दूँ, बेचैनी सी हो रही थी। मुझे करना ही करना था। मैंने आपको बताया कि मैं उसके बाद मैंने संकल्प कर लिया कि मेरे को करना है। स्कूल के दौरान ही मुझे, जब मैं लास्ट ईयर 8th स्टैंडर्ड में था, तो मुझे दूसरे स्टूडेंट के द्वारा गुरुजी के बारे में पता चला, गुरुजी सैयद सलाउद्दीन पाशा जी। तो पता चला कि वो हमारे स्कूल में आते थे सिखाने के लिए और अभी वो जो है सिखाते हैं दिव्यांगजनों को। तो मैं ऐसे ढूँढ रहा था उनको कि कहीं कहाँ पे हैं वो। तो पता चला एक दिन मैं घर से ट्यूशन के लिए जा रहा था। अपने अमर ज्योति स्कूल में ही हमारे जो गणित के टीचर थे सचदेवा सर, उनके पास मैं जा रहा था। तो रास्ते में मुझे मेरे ही स्कूल के पास आउट होके एक मुझे विद्यार्थी मिला। तो मैंने पूछा, आप यहाँ क्या कर रहे हो? तो उन्होंने कहा, मैं यहाँ पे गुरुजी के पास सीखने आता हूँ डांस। मैंने यहाँ पे, वो भी मेरे घर के पास, मैं कहाँ-कहाँ ढूँढ रहा था, तलाश कर रहा था कि मुझे मिल जाएँ। तो उन्होंने कहा कि यहीं पे है। उनका मैंने गुरुजी का नंबर लिया और उस दौरान मुझे इस बात की जानकारी नहीं थी कि वो भरतनाट्यम सिखाते हैं, मुझे डांस का मालूम था। लेकिन जब मैंने भरतनाट्यम करते हुए देखा और वो जो बीट और वो स्टेप्स मैंने देखे, उससे मैं इतना प्रभावित हुआ कि मैं उसको करने के लिए बैठ गया। मैंने डेली 3-3 घंटे रिहर्सल करता था, गुरुजी के पास जाके सीखता था और मैं अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देने की पूरा भरपूर कोशिश करता था। जी, अगर हम बात करें आपके गुरुजी की, तो आपके गुरुजी कितने सहज थे आपको सिखाने में या कितना उनका स्पेशल बात आपको क्या लगता था? गुरुजी की मुझे एक काफ़ी अच्छी चीज़ लगती है कि गुरुजी सिखाते हैं तो एकदम स्किल को एनहांस करने में बहुत ज़्यादा डीपली करते हैं काम। और कितना भी आपको लगे, क्या कहते हैं, कि प्रदर्शन आपका ख़राब हो रहा है, उनमें एक अच्छी चीज़ ये थी कि वो उसको, कहते हैं ना, कि उनके पास एक अलग अद्भुत शक्ति थी कि वो उसको कैसे परिवर्तित कर सकते हैं। मैंने उनको देखा है काम करते हुए, मैंने उनसे सीखा है काफ़ी सारी चीज़ें। मुझे उनमें ख़ासियत ये चीज़ लगती है कि कितना भी कोई दिव्यांगजन हो, डिसेबिलिटी का, वो उसको एक बार कह दे कि तुम कर सकते हो, मुझे मालूम है तुम में वो हुनर है। तो बस एक स्टूडेंट की ही अपेक्षा चाहिए कि वो अपना 100% दे, बाकी वो करा देते थे। और गुरुजी सिखाते थे। मैंने गुरुजी से रिक्वेस्ट किया कि गुरुजी मुझे जो है थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम दे कर के आप सिखाइए। तो गुरुजी ने स्पेशल मुझे अकेले भी सिखाया है। आपकी जर्नी का एक महत्वपूर्ण पड़ाव भी रहा है प्रणब मुखर्जी पूर्व राष्ट्रपति थे, जो कि अभी इस दुनिया में नहीं रहे। उनके सामने भी आपने परफ़ॉर्म किया था। मैं काफ़ी इस चीज़ को लेकर के खुशी हूँ कि मैंने भारत के राष्ट्रपति जी के सामने अपनी प्रस्तुति करने का मुझे मौका मिला। 2013 में मैंने गणतंत्र दिवस परेड में मैंने भाग लिया और वो भी मैंने डिसेबल पावर ग्रुप के साथ काम किया, उनके साथ परफॉर्मेंस की है। राष्ट्रपति भवन में हमने प्रणब मुखर्जी के सामने जब परफॉर्मेंस की और उनके सामने हमने भरतनाट्यम परफॉर्मेंस किया, तो वो काफ़ी आश्चर्यचकित रह गए कि व्हील चेयर पर भरतनाट्यम डांस, क्योंकि सभी को एक
एबल बॉडी को डांस करते हुए तो सभी देख लेते हैं। आपने बहुत सारे लोगों को एबल बॉडी को तरह-तरह के डांस करते हुए देखा होगा, भरतनाट्यम, फ़ोक, जी। कंटेम्परेरी, लेकिन व्हीलचेयर पे डांस, तो ऑडियंस भी काफ़ी क्या कहते हैं, अचंभित रह जाती है और सरप्राइज़ हो जाते हैं कि व्हीलचेयर पर कैसे होगा। और हम व्हीलचेयर पे ऐसी अद्भुत परफ़ॉर्मेंस देते थे कि सब के सब उस परफ़ॉर्मेंस के बाद जो है हमारी प्रभावित हो जाते थे। तो परफ़ॉर्मेंस के बाद राष्ट्रपति जी से हमारी वार्तालाप हुई और उन्होंने हमारे डांस की हमें प्रशंसा करी और उन्होंने हमसे पूछा, कब से आप कर रहे हैं? आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। उन्होंने हमें शाबाशी भी दी। उनका स्वभाव आपको कैसा लगा, राष्ट्रपति जी अच्छा का? था, बहुत अच्छा स्वभाव था। राष्ट्रपति जी अपनी पत्नी जी के साथ थे वहीं पे, अ, मुगल गार्डन, जिसको आज अमृत उद्यान के नाम से जाना जाता है। वहीं पे हमने अपनी परफ़ॉर्मेंस दी थी। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, जब हम वहाँ पे परफ़ॉर्मेंस करने के लिए गए तो सब, एक होता है ना कि व्हीलचेयर वाले हैं, कितना परफ़ॉर्म करेंगे। लेकिन जब हमने पहला बीट का जो स्टेप किया भरतनाट्यम का, जो गिरने वाला था, उस पर सबके मुँह से जो ऊ करके एक साउंड आया। हालाँकि राष्ट्रपति जी हैं देश के, तो उनके सामने मतलब वो क्राउडेड वाला नहीं कर सकते। उसका थोड़ा-सा संयमता रखनी पड़ती है। तो उस दौरान वो ऑडियंस जो थी, वो देखने वाले लोग भी नहीं रोक पाए अपने आप को, वो करने के लिए। तो उससे भी हमें ज़्यादा खुशी मिली और सबने हमें शाबाशी दी, दर्शकों ने भी। राष्ट्रपति भवन आपको कैसा लगा? राष्ट्रपति भवन को मैं इतना ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं कर पाया, लेकिन जितना देखा बहुत अच्छा लगा, काफ़ी बड़ा है और वहाँ पे मैंने अलग-अलग चीज़ें देखी। एक मुझे याद है 2013 में जब हमने किया, तो उस समय एंट्री जब हम ली थी तो उस एंट्री पे एक शेर कुछ का वो बना था और उसमें से पानी झरने का निकल रहा था। तो वो मैं देख रहा कि काफ़ी हुआ। अच्छा था, राष्ट्रपति भवन काफ़ी अ, अच्छा बना है। सिक्योरिटी की अगर बात करें वहाँ की? सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा, राष्ट्रपति हैं तो सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा वहाँ पे, मोबाइल अलाउड नहीं है और छोटी-छोटी चीज़ें भी बहुत बारीकी से चेक की जाती है। हमारे तो व्हीलचेयर पे हम थे, फिर भी हमें जो है सिक्योरिटी वालों ने पूरा सहयोग किया। हमसे कहा कि थोड़ा-सा आपको कष्ट उठाना पड़ेगा व्हीलचेयर से, हम आपको उठाने में मदद कर देते हैं। तो व्हीलचेयर से जो नहीं उठ पाते थे उनको उठाया, पूरा सुरक्षा में कोई चूक ना हो, इसके लिए पूरा हमें भी सहयोग करना चाहिए। राष्ट्रपति जो है हमारे देश के स्वाभिमान हैं। जी। जब आपने डांस सीखना शुरू किया, तब आप क्या सोचते थे कि मैं क्या करना चाहता हूँ या क्या कर पाऊँगा? और अभी तक की आपकी जर्नी की हम बात करें तो? जब मैं डांस करता था तो मेरे मन में यही था, मैं एक परफ़ॉर्मर बनूँ और परफ़ॉर्मर बनने का मेरा काफ़ी था। मैं हर आइटम, हर परफ़ॉर्मेंस में मैं चाहता था कि मैं जो है अच्छा अपना बेहतर दूँ। आज मैं एक कोरियोग्राफ़र के रूप में भी काम कर रहा हूँ। फिज़िकली चैलेंज पर्सन जितने अलग-अलग डिसेबिलिटी हैं, उनके लिए कोरियोग्राफ़ी भी कर रहा हूँ। और आज कुछ स्कूल भी मुझसे संपर्क कर रहे हैं कि मैं उनके दिव्यांगजन जो स्कूल चला रहे हैं, उनके लिए मैं, उनके स्कूल के बच्चों के लिए मैं काम करूँ और दिल्ली नहीं, दिल्ली से बाहर के भी उनके लिए मैं काम करूँ, उनके लिए कोरियोग्राफ़ी करूँ, उनको सिखाऊँ, ट्रेन करूँ, आगे बढ़ाऊँ। तो मेरे लिए एक गर्व का आज ये समय है, आज मैं जहाँ खड़ा हूँ। आज एक परफ़ॉर्मर के साथ-साथ मैं एक फाउंडर भी हूँ नवोत्थान ग्रुप का, जो दूसरे आज दिव्यांगजनों को आत्मनिर्भर बनाने में जो है भूमिका निभा रहा हूँ। तो उस समय तो एक परफ़ॉर्मर के रूप में ही मैं अपने आप को देखता था, लेकिन आज जो है एक जो भविष्य मैं देखता हूँ, आज मैं उस रूप में देखता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा दिव्यांगजनों को मैं सशक्त बना सकूँ, आत्मनिर्भर बना सकूँ और कला से जोड़ सकूँ। एक ज़िम्मेदारी का निर्वहन आप कर रहे हैं। जी। इस ज़िम्मेदारी को आप कैसे लेते हैं अपने? इस ज़िम्मेदारी को मैं इससे लेता हूँ कि जब मैं छोटा था, अमर ज्योति स्कूल में तो एज़ अ स्टूडेंट थे, तो स्टूडेंट में हमें कुछ पेमेंट तो नहीं मिलता था और ऐसा कुछ वो था भी नहीं। गुरुजी के पास थे तो हमें बहुत थोड़ा एक पेमेंट ज़रूर मिलता था, कुछ भी कह सकते हैं। लेकिन क्या है कि कई, आज मैं देखता हूँ कई सारे दिव्यांग कलाकार जिन्होंने मेरे साथ सीखा, जिन्होंने मेरे साथ काम किया और जो अच्छा कर रहे थे, मैं आज देख रहा हूँ किसी न किसी कारणवश
वो वापस से अपनी उसी ज़िंदगी में लौट गए। अब उन्होंने इतने वर्ष, इतने साल जो है दिव्यांग होकर के डांस को दिए, तो वो पढ़ाई में इतने अच्छे नहीं हो पाए, लेकिन आज डांस कर किया उन्होंने, डांस में अच्छे हैं, लेकिन उनको इतना अच्छा स्कोप नहीं मिल पाया। आर्थिक रूप से आप आर्थिक रूप से वो इतना मजबूत नहीं हो पाए और वो वापस से अपने आम जीवन में लौट गए। कोई मैं देखता हूँ कि कोई पीछे ऑटो चला रहा है, आर्थिक अपनी जीवन गुजारने के लिए कोई ऑटो चला रहा है, कोई स्कूल में बच्चों को पढ़ा रहा है। कुछ लोग हैं जो ज़ोमैटो में नौकरी कर रहे हैं, कुछ लोग हैं जो कहीं और अपने वो जी। कर रहे हैं। तो ऐसे कई दिव्यांग हैं जिन्होंने अपना जीवन तो दिया इसके लिए और अच्छा किया। मैं ये नहीं कह रहा कि उन्होंने जो है कर नहीं पाए अच्छा, कर पाए अच्छा। लेकिन क्या है ना, उनका कहीं न कहीं वो साथ छूट गया और ऐसा मेरे साथ भी हुआ कि मेरा भी साथ छूटा और मैं भी जो है अ, अलग हो गया। लेकिन मैंने कभी भी डांस को छोड़ा नहीं और इसको हमेशा आगे बनाए रखा कि मुझे ये करना ही करना है। कैसे भी करके मैंने अपने आप को इसमें फ़ील्ड में ज़िंदा रखा और धीरे-धीरे करके जो कहते हैं ना, मैं दौड़ तो नहीं पाया लेकिन रेंगता ज़रूर रहा। जी। तो मैं रेंग-रेंग कर जितना आगे बढ़ सकता था सीखा और आज भी मैं अपनी स्किल्स को डेवलपमेंट करने के लिए कुछ ना कुछ करता ही रहता हूँ। जी, अगर हम आपने बात की आर्थिक स्थिति की, अगर हम बात करें सरकार से आपको क्या उम्मीदें रही है और आपने क्या कभी एफर्ट लगाया है? सरकार से मैं देखा जाए अगर दिव्यांगता की हम बात करें तो सबसे पहले मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट है, जो हमारे मुख्य रूप से हमारे लिए काम करती है दिव्यांगजनों के लिए, जिनका डिसेबिलिटी अफेयर्स करके पूरा एक डिपार्टमेंट है। उन्होंने एक दिव्य कला शक्ति कार्यक्रम बनाया है और भी अन्य कार्यक्रम हैं जिनमें दिव्यांगजनों को कला के रूप से उनको मौका दिया जाता है। हालाँकि इतना सब कुछ करने के बाद भी वो मुझे लगता है कि थोड़ा-सा कहीं न कहीं अभी भी कम है और इसको ज़्यादा अगर थोड़ा-सा और किया जाए तो और ज़्यादा अच्छा हो सकता है और ज़्यादा इसमें अच्छी चीज़ें की जा सकती हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस के अलावा भी मैं दूसरी मिनिस्ट्रीज़ में भी गया हूँ काम के लिए। जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 बनाया गया 2016 में। उसमें अ, सेक्शन 25 और 29 में मेंशन है कि दिव्यांगजन को जो है समान अधिकार मिलेंगे और समान अधिकार के साथ-साथ 25 में समान अधिकार है शायद और 29 में है कि दिव्यांगजन को भी कला से जोड़ा जाएगा और यदि वो कला से जुड़ा है तो उसकी कला को बढ़ावा दिया जाएगा। ये समुचित सरकार की जिम्मेदारी है, चाहे वो राज्य सरकार हो चाहे वो केंद्र सरकार हो। लेकिन कुछ और जो मिनिस्ट्रीज में गया वहाँ पे मेरा थोड़ा अनुभव जो है खराब रहा। मुझसे कहा गया कि मिनिस्ट्री जो है अब कलाकारों को काम नहीं देने वाली है, बंद होने वाली है, ऐसे करके कहा गया। हालाँकि मैं समझता हूँ कि वो अकेली जो थे, वो पूरी मिनिस्ट्री नहीं थे, वो सिर्फ़ एक इंसान थे जो अपना नौकरी काम कर रहे थे। तो मैं उनके लिए पूरी मिनिस्ट्री को या उसको ज़िम्मेदार नहीं ठहरा सकता। हालाँकि ठीक है, जिन्होंने कहा जो भी उनकी वजह रही, मैं अपने फिर भी काम में आगे बढ़ रहा हूँ और आज आपके सामने राष्ट्रीय युवा पुरस्कार विजेता के रूप में आप बैठा हूँ। जी। अभी हमने बात की आपने बहुत सारे नेशनल मंच पे या नेशनल बड़े-बड़े शोज़ पे परफ़ॉर्म किया, राष्ट्रपति जी के सामने परफ़ॉर्म किया। ऐसे कोई बड़े इवेंट्स होते हो, कोई डांस के इवेंट होते हों बड़े या उसमें आपका जाने का मन हो या कभी आपने पार्टिसिपेट किया हो? एक इंटरनेशनली होता है पैरा डांस स्पोर्ट्स। इसमें जो है पूरा डांस का रहता है। अलग-अलग कंट्रीज़ इसमें अपने डांस का परफ़ॉर्मेंसेस प्रेज़ेंट करती हैं। सोलो हो गया, डुएट हो गया, ग्रुप हो गया। 3 इसमें कैटेगरीज़ रहती हैं। इसमें एक चीज़ है कि मैं पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया गया था, इस चीज़ को लेकर के कि पैरा डांस स्पोर्ट्स हो रहा है। सबसे पहले मैंने पैरा डांस स्पोर्ट्स को ही एक मेल भेजा था कि हम भी इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। तो उन्होंने हमको रिप्लाई दिया कि आप जो है पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया के साथ कनेक्ट होकर के हमारे पास पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो उसके बाद मैं पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया गया जहाँ पर मेरी सेक्रेटरी थे, उनसे मेरी बातचीत हुई। अभी तो वो सेक्रेटरी चेंज हो गए हैं, नए आ गए हैं। तो उन सेक्रेटरी से बात हुई तो उन्होंने कहा कि ये जो है पैरा गेम्स के अंदर शामिल नहीं है। ये एक इनिशिएटिव के रूप में जो है इसको किया जा रहा है इंटरनेशनली और इसको जो है
या तो कोई ऑर्गेनाइजेशन फंड करती हैं या फिर अपना सेल्फ फंडेड से जाते हैं। तो पैरालंपिक ने कहा कि हम तो इसको नहीं कर पाएंगे, अगर आप अपने स्तर पे इसको कर सकते हैं तो आप इसमें जा पाएंगे। तो अगर इसमें मुझे जाना है तो मुझे अपनी जेब से ही फंड लगाना पड़ेगा। तो मेरा तो मन है, क्योंकि वहाँ पे अगर भारत का भी उसमें नाम हो, पैरालंपिक में शामिल हो। अभी तो पैरा डांस स्पोर्ट्स जो है पैरालंपिक्स में शामिल नहीं है, लेकिन क्या पता कभी इसको शामिल कर लिया जाए। अगर हम बात करते हैं कि व्हील चेयर आपने परफॉर्मेंस की है, कभी कोई सीरियस इंजरी होती है, कैसे आप प्रोटेक्शन करते हैं इंजरी के प्रति? ये कुछ पुरानी बात मैं अगर आपको बताना चाहूँ, तो जब हम शुरुआती में डांस कर रहे थे, कुछ 12-13 काफ़ी यंग थे, 16-17 साल 18 साल ऐसी उम्र थी। तो उस टाइम बहुत एनर्जी में व्हील चेयर को लेकर के हम स्टेज पे जाते थे, परफॉर्मेंस करते थे बहुत एनर्जी में, और ऑडियंस जो है हमारी एनर्जी को देख के काफ़ी खुश रहती थी। तो उस दौरान कई बारी हमारी व्हील चेयर जो है आपस में टकरा जाती थी, जिस वजह से हमारे कई बारी चोट लग जाती थी। 1-2 बार तो स्टेज पे खून भी निकला है। हालाँकि इसमें डांस में तो इतनी ज़्यादा इंजरी नहीं, मेजर इंजरी नहीं हुई। लेकिन स्पोर्ट्स में मैं एक करता हूँ व्हीलचेयर मोटोक्रॉस। व्हीलचेयर मोटोक्रॉस को स्टंट जो हैं वो मेरे व्हीलचेयर डांस में भी काम आ सकते हैं, और व्हीलचेयर मोटोक्रॉस में तो है ही है। मैं आपको बताऊँ कि व्हीलचेयर मोटोक्रॉस मैंने 2022 में स्टार्ट किया। व्हीलचेयर मोटोक्रॉस अभी तक कोई भी भारत के साथ-साथ एशिया में कोई नहीं कर रहा है। ये इसमें सबसे ज़्यादा भागीदारी अमेरिका की और यूरोप देशों की है, और वही इसको सबसे ज़्यादा कर रहे हैं। अभी पीछे मैंने एक उनकी ही वेबसाइट पे, रूस की वेबसाइट पे मैंने पढ़ा था, उन्होंने 2019 में स्टार्ट किया था कि उनके भी देश में व्हीलचेयर मोटोक्रॉस हो, जिसमें कुछ ऑर्गेनाइजेशन जो है उसको फंड कर रही थी। उन वहाँ की ही ऑर्गेनाइजेशन ने एक अ, जो मैकेनिक होते हैं जो व्हीलचेयर को बनाते हैं, उनसे व्हीलचेयर मोटोक्रॉस के लिए एक व्हीलचेयर भी बनवाई। तो वो व्हीलचेयर मोटोक्रॉस हालाँकि वहाँ पे अभी तक नहीं हो पाया, और वो जो इनिशिएटिव था उनका बंद हो गया अब। मैं उनको सोशल मीडिया पे मैसेज करके पूछा कि आप जो कर रहे थे अभी क्या हुआ? तो उन्होंने कहा कि वो बंद हो गया, अब हम नहीं कर रहे हैं। वो स्पोर्ट्स नहीं खेल रहे हैं हम। तो रशिया के अलावा कहीं भी ये हो रहा है? ये हो रहा है, इसकी वर्ल्ड चैंपियनशिप होती है, ज़्यादातर यूरोप में और अमेरिका में होती है, यूएस में। अभी वर्ल्ड रैंक जो है यूएस का एरॉन फॉदर रिंग करके हैं, वो वर्ल्ड विश्व की वर्ल्ड रैंक 1 जो है हासिल कर रखी है उन्होंने। वो व्हील चेयर पर सबसे बेस्ट बैक फ्लिप करते हैं, फ्रंट फ्लिप करते हैं, मेगा रैंप बैक फ्लिप करते हैं। तो उनसे ज़्यादा उनसे मुझे काफ़ी इंस्पिरेशन मिली है। और क्या-क्या स्टंट्स में होते हैं? लाइक आपने बैक फ्लिप, फ्रंट फ्लिप बताया, और क्या-क्या स्टंट्स होते हैं? इसमें डेड जंप होती हैं, ड्रॉप इन होती हैं। डेड जंप में जैसे कुछ एग्जांपल देके बताएँगे दर्शकों के लिए कि? डेड जंप हो गया अपना 4 स्टेयर, 5 स्टेयर, 7 स्टेयर से डायरेक्ट जंप करना। ओके। मैंने वो किया है। हुँ। मैंने 5 स्टेयर से जंप किया है, 7 स्टेयर से मैंने जंप किया है। और मैं आपको बता दूँ, ये जंप इतनी आसान नहीं होती, क्योंकि इसमें आपको बैलेंस के साथ जो है जंप करना पड़ता है। और क्योंकि मेरे पास जो व्हीलचेयर भारत की व्हीलचेयर थी, मैंने अपनी व्हीलचेयर मोटोक्रॉस की शुरुआत, क्योंकि भारत में व्हीलचेयर मोटोक्रॉस की लिए जो स्पेशली व्हीलचेयर होती है, जो उस लायक इस गेम को परफ़ॉर्म करने के लिए ज़रूरत होती है, वो व्हीलचेयर भारत में उपलब्ध ही नहीं थी। तो मैंने भारत की न्यू मोशन फ्लाई के साथ इस यात्रा को शुरुआत किया। तो वो जब जंप मैं परफ़ॉर्म करता था, तो उस दौरान मेरे जो जंप करता था, तो बैक से होते हुए गर्दन तक एक मुझे झटका लगता था, जिसमें कई दिन तक मेरी टेढ़ी गर्दन रहती थी, मुझे दर्द रहता था। और सब क्योंकि पूरा यहाँ से होते हुए यहीं आता था पूरा, जो झटका जर्क कहते हैं, और मेरे को काफ़ी ज़्यादा पेन करता था। 1-1 हफ़्ते तक मेरे को उसका एहसास रहता था। तो मैंने उस चीज़ को देखते हुए वो व्हीलचेयर जंप जब करता था, उसमें शॉक ऑब्ज़र्वर जो है इंस्टॉल किए। और वो मैंने इसलिए इंस्टॉल किए कि मुझे करना था, मेरे पास जुनून था कि मेरे को करके दिखाना ही दिखाना है। तो वो व्हीलचेयर मैंने अपने लिए मॉडिफ़िकेशन किया, हालाँकि मॉडिफ़िकेशन करना इतना आसान नहीं था। मैंने लोकल वेंडर्स का और जो फैब्रिकेटर्स होते हैं, उनकी मदद ली, कस्टम पार्ट्स बनवाए। सबसे बड़ी चीज़ ये थी कि कस्टम पार्ट्स मैंने बनवाए। इंजीनियरिंग में ज़ीरो, क्योंकि इतना कुछ नहीं था। मैंने फ़ोटो देख-देख कर के, फ़ेल हो कर के, फ्रंट फ़ोर्क जो एक मेन सस्पेंशन है व्हीलचेयर का, क्योंकि जब हम जंप करते हैं, मैं
जंप जो होता है कभी पीछे वाले जो रियर व्हील होते हैं उसके ऊपर जंप होता है, तो उससे तो झटका पूरा आ जाता है। अगर वहाँ पर हम शॉक ऑब्जर्वर फिट कर देते हैं, तो उससे जो है वो झटके को इम्पैक्ट को झेल लेता है। लेकिन फ्रंट जो फ़ोर्क है, मतलब जो फ्रंट फ़ोर्क होता है अपना, अगर वहाँ पर उससे पीछे वाले से जंप होकर के आगे जाता है, तो वो क्या होता था, वो टेढ़ा हो जाता था, बैंड हो जाता था। अब बैंड हो जाता था तो वो मेरे को परेशानी देता था, क्योंकि बैंड हुआ मतलब बैलेंसिंग पूरा करेक्ट नहीं होगा, चलाएँगे कैसे? वो हिलेगा-डुलेगा, टेढ़ा हो गया तो दोबारा उसको नया लाओ, और दोबारा नया लाओ तो फिर वही नए कॉस्ट का खर्चा। तो कस्टम पार्ट्स जो है मैंने लोकल वेंडर के साथ फ्रंट फोर्क सस्पेंशन उसे कहते हैं नाम, वो मैंने बनवाया। और वो जब बना उसके बाद भी वो पूरा नहीं था, क्योंकि उसको इंस्टॉल करने के बाद वो चल नहीं रहा था, क्योंकि हम इंजीनियरिंग में ज़ीरो थे। और उनको वेंडर्स को और फैब्रिकेटर्स को जितना बताएँगे वो उतना ही काम करते थे, क्योंकि उनको भी कुछ मालूम नहीं था इस बारे में। मैंने यूट्यूब पे और गूगल पे मैंने सर्च कर के मैंने पता लगाया, जिस वज़ह से मुझे पता चला कि जो अपना फ्रंट फ़ोर्क है, वो 15 से 20 डिग्री पे झुका हुआ होना चाहिए। तो फिर उसको डिग्री पे झुकवाया दोबारा जाकर के, कम से कम डेढ़ महीना उसको लगा एक सस्पेंशन को तैयार करने में, क्योंकि हर बार जो है आप मॉडिफ़िकेशंस करते हैं, फिर उसके बाद उसका ट्रायल करते हैं। हुँ। उसके बाद उसमें जो कमी है फिर वापस आते हैं। तो ट्रायल आप कहाँ पे करेंगे? स्केट पार्क में करेंगे। हमने बनाया व्हीलचेयर को कहीं और से पार्ट्स उसके लेके आ रहे हैं। कई बारी पार्ट्स हम गलत उठा ला रहे हैं। कई बारी हमें पार्ट्स मिल ही नहीं रहे हैं उसके मुताबिक। तो बहुत समय लगा इसको, मैंने लगभग डेढ़ साल इसमें कह लो आप, धीरे-धीरे करके चीज़ें इसमें मॉडिफ़िकेशंस किए व्हीलचेयर में, और अपनी व्हीलचेयर को इस लायक मैंने मॉडिफ़िकेशंस करके बनाया। आपने बात की कि इंजीनियरिंग में आपको इतनी महारत हासिल नहीं थी या नॉलेज नहीं थी। किस संस्था ने आपको हेल्प किया हो या किसी को आपने अप्रोच किया हो या किसी ने मना किया हो आपको? मैंने काफ़ी सारे लोगों को अप्रोच किया। मैंने शुरुआत में ऑर्गेनाइज़ेशंस की मदद लेनी चाहिए कि शायद कोई मुझे मदद करे, स्पॉन्सर करे, छोटे-छोटे खर्चों में हेल्प करे। जिसमें एसोसिएशन फॉर डिसेबल पीपल ने मेरे को एक बार फ्रंट फोर्क देने में मदद किया, लेकिन वो एक परमानेंट सॉल्यूशन नहीं था, क्योंकि मैंने बताया ना, जंप करते ही वो बैंड हो जाएगा, तो बैंड हो जाएगा वो, तो फिर वो वापस से ज़ीरो आ जाएगा। तो एक बार एसोसिएशन फॉर डिसेबल पीपल ने फ्रंट फोर्क के लिए मेरे को मदद किया। दूसरी एनजीओज़ को भी मैंने प्रयास किया कि वो अगर मेरे इस एशिया की पहली व्हीलचेयर बैक फ्लिप या कोई भी फ्लिप, फ्रंट फ्लिप या बैक फ्लिप परफॉर्म करने में अगर मेरे को सहयोग करें तो मेरे को बड़ा अच्छा लगेगा। तो मैंने कई संस्थाओं को अप्रोच किया, कई ब्रांड्स को मैंने मेल लिखे जो इसी स्केटबोर्डिंग या फिर स्पोर्ट्स को करते हैं, बड़े-बड़े ब्रांड्स, लेकिन अभी तक मुझे कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिला है। हालाँकि मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस के हमारे जो सेक्रेटरी हैं, सचिव हैं, श्री राजेश अग्रवाल जी, उनको पास मैं गया था। उनको मैंने अपनी व्हीलचेयर मोटोक्रॉस की यात्रा के बारे में बताया। उनको मैंने अपने स्टंट परफॉर्मेंस के बारे में बताया। तो उन्होंने काफ़ी इसके बारे में प्रशंसा की मेरी, और उनको काफ़ी खुशी हुई कि मैं क्या करना चाहता हूँ, व्हीलचेयर पर भारत में फ्लिप करना चाहता हूँ। तो उन्होंने मुझसे कहा कि हम जो है आपके इस यात्रा के लिए सहयोग करेंगे। तो अभी हमने बात की कि आपने एक तरह से इंजीनियरिंग भी कर लिया है एक व्हीलचेयर के फील्ड में। पर एक समाज का क्या नज़रिया पहले होता था, आज क्या है? और आपने कहीं परफॉर्मेंस किया होगा, लोगों ने भेदभाव कभी किया आपके साथ या कुछ कुछ अपशब्द कहा हो ऐसा कुछ? एक किस्सा मुझे याद आ रहा है, आपने जी। कहा तो मैं आपको बताता हूँ। दिल्ली में एक हमारा प्रोग्राम था, तो ओपन स्टेज में हमारा परफॉर्मेंस था। तो उस ओपन स्टेज परफॉर्मेंस के लिए वहीं पे पहले से ऑडियंस वगैरह बैठी हुई थी प्रोग्राम शुरू होने से पहले। तो हम उनके बीच से ही जो है जा रहे थे। हालाँकि हम वहाँ पे अकेले परफॉर्मर नहीं थे, और भी परफॉर्मर वहाँ पर आ रहे थे। तो यंग स्टूडेंट्स होते हैं ना जो कॉलेज के होते हैं, तो उन्होंने एक कमेंट पास किया हमें व्हीलचेयर बजाते हुए कि ये भी डांस करेंगे? तो दूसरे ने कहा कि अबे हाथ हिलाने आए, चले जाएँगे। तो ऐसा कहा तो हमने पीछे मुड़ के भी नहीं देखा, बस सुन लिया कि इन्होंने ये बात कही है। और हम जब स्टेज पर गए उसके बाद और हमने परफॉर्मेंस की,
और परफॉर्मेंस करने के बाद वही स्टूडेंट हमारे पास आए, हमसे हाथ मिलाया और कहा कि हमारे जो दिव्यांगता, विकलांगता जिसे कह लें, उसके प्रति आपने पूरी मानसिकता हमारी बदल दी है। हमें बिल्कुल भी एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि आप ऐसी परफॉर्मेंस कर जाएँगे। तो हमें काफ़ी खुशी होती है कि हम समाज की जो है मानसिकता और नज़रिया हम बदल रहे हैं। हम अपनी व्हीलचेयर डांस परफॉर्मेंस से, क्योंकि कला जो है समाज का एक आईना होती है, समाज के लिए एक प्रेरणा भी होती है। संगीत जो है कह दें कि हीलिंग भी करती है। अगर मान लीजिए कोई डिप्रेस है तो उस व्यक्ति के शांत करने में, उसको आगे बढ़ाने में मदद करती है। क्योंकि हमारा जो व्हीलचेयर डांस परफॉर्मेंस है वो केवल मनोरंजन के लिए नहीं, एक शिक्षा भी है, एक प्रेरणा भी है, जिससे समाज जो है परिवर्तित हो रहा है, दिव्यांगता के प्रति नज़रिया बदल रहा है। और कहीं न कहीं पे आज हम देखते हैं ना कि युवा जो है जल्दी निराश हो जाते हैं, नाराज़ हो जाते हैं कि हम जो है पीछे रह जा रहे हैं या फिर आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, या हमें बार-बार असफलता मिल रही है या किसी चीज़ में वो पीछे रह जा रहे हैं। तो वो जो मायूस होके बैठ जाते हैं, तो वो उनमें भी एक जोश आ जाता है कि नहीं, मैं कोशिश करूँगा। जी, अभी आपने बात की बदलाव की, सोच में बदलाव की। एक बदलाव आजकल के ज़माने में और आया है सोशल मीडिया का। उसको आप कैसे देखते हैं? कैसे आप पॉज़िटिवली चीज़ों को हैंडल करते हैं? सोशल मीडिया अच्छा है। सोशल मीडिया पे हम अपनी वीडियोज़ वगैरह अभी तो कम शेयर इतना कर पाते हैं, क्योंकि दूसरे कामों में भी लगे रहते हैं। क्योंकि सोशल मीडिया एक अच्छी चीज़ है, प्लेटफ़ॉर्म है, उसके ज़रिए हम लोगों से कनेक्ट हो सकते हैं। और आज कनेक्शन के में बहुत अच्छा रोल निभा रहा है सोशल मीडिया, चाहे वो कोई भी प्लेटफॉर्म हो। अगर किसी बच्चे को आपसे जुड़ना हो, आपसे सीखना हो स्टंट या डांस, तो कैसे आपसे जुड़ सकता है? कोई भी दिव्यांगजन जो है हमारे साथ जुड़ सकता है। हमारा सोशल मीडिया हैंडल है व्हीलचेयर डांस इंडिया, वो वहाँ पे हमें डीएम कर सकते हैं, वरना फिर नवउत्थान ग्रुप @gmail.com पर आप हमें जो है मेल कर सकते हैं। आपकी जो भी डिसेबिलिटी है उसके बारे में देख करके, और आपने क्या क्या किया है वो भी हम देखेंगे, और आप क्या कर सकते हैं उसके बारे में भी देखेंगे, तो वो सारी चीज़ें करके हम आपको करेंगे। अगर हमने बात की, आपने एक लंबी जर्नी तय की है और अभी बहुत सारे सिलसिले या अच्छे मुकाम आपकी लाइफ में बाकी हैं। अगर हम कहते हैं ना भूखे पेट ना हो भजन, तो फाइनेंशियली अगर हम बात करें, तो अभी ये सस्टेनेबल है या नहीं है? जो नई जनरेशन अगर आपसे जुड़ना चाहती हो, उनके लिए फाइनेंशियली ये कैसा रहेगा? शुरुआत में मैं जब परफॉर्मेंस वगैरह करता था तो मुझे तो बहुत छोटा सा एक अमाउंट मिलता था, जो लेबर क्लास से भी नीचे था, तो उस समय तो उसको छोड़ देते हैं। आज के समय में जो है मुझे खुशी है कि मैं अपने दिव्यांगजन, जो हमारा टीम है नवोत्थान ग्रुप, इनको मैं एक प्रोफेशनल फीस दे रहा हूँ और आत्मनिर्भर बना रहा हूँ। जो मेरे साथ हुआ उसको देखते हुए मैं दूसरे दिव्यांगजनों के लिए एक अच्छा सा रोल मॉडल बन के उनके लिए काम कर रहा हूँ। अभी जो है मैं देखता हूँ पूरे देश भर से जो दिव्यांगजन हैं, जैसे पीछे मुझे झारखंड से, एक कर्नाटक से, और भी अदर स्टेट से, राजस्थान से अभी आया था। मुझे कॉल्स आते रहते हैं डांस के लिए कि हम जो है सीखना चाहते हैं, करना चाहते हैं, या किसी की एनजीओ है वो दिव्यांगजनों को कराना चाहते हैं। तो अभी मैंने रिसेंटली ही शुरुआत किया है, ऑनलाइन ट्रेनिंग में देता हूँ, क्योंकि हर जगह मैं जाना संभव नहीं है वहाँ पे जाके सिखाना, क्योंकि मैं अपने भी काम करता हूँ, अपनी भी स्किल डेवलपमेंट में खर्चा करता हूँ, और अपनी भी सारी चीज़ें, मैं व्हीलचेयर मोटोक्रॉस हो गया, ये इन सारी चीज़ों में करता रहता हूँ। तो मैंने अभी ऑनलाइन सेशन जो है ज़ूम पर उनके लिए निकाला है कि मैं हफ्ते में 2 दिन जो है उनको ऑनलाइन ट्रेनिंग देता हूँ। जैसे हैदराबाद से हैं कुछ लोग अपने झारखंड से हैं, उनको मैं प्रैक्टिस रिहर्सल वगैरह कराता हूँ, ऑनलाइन ही सिखाता हूँ। और अभी जो स्कोप की आपने बात करी, मैं चाहता हूँ कि दिव्यांगजनों के लिए एक ऐसा इंक्लूसिव मंच बने। जैसे मैं आपको बताना चाहूँ, जो एबल बॉडी कलाकार हैं, उनके लिए एक एम्पैनलमेंट होता है, उनके लिए एक कार्यक्रम के लिए सारा कुछ एक पूरा सिस्टम बना रखा है। ऐसा ही हम दिव्यांगजन के लिए भी चाहते हैं कि दिव्यांग कलाकारों को भी समान जो है काम मिल पाए, उनके जीवन का आर्थिक रूप से मजबूती हो पाए। अभी मैं दे रहा हूँ अपने दिव्यांगजनों को प्रोफ़ेशनल फ़ीस। हालाँकि हमारी टीम से जो भी नए दिव्यांगजन जुड़ेंगे और क्या कहते हैं, हमारे साथ काम करेंगे, तो सबको तो अकेले अभी
काम कराना मुझे लगता है कि इतनी जल्दी थोड़ा-सा मुश्किल रहेगा। लेकिन हाँ, ये है कि आगे जीवन में ये स्कोप ज़रूर बढ़ेगा और इसको हम बढ़ा रहे हैं और लगातार अपने प्रयास कर रहे हैं कि जो हमने फेस किया वो दूसरे दिव्यांगजनों के लिए ना हो। क्योंकि हर कोई चाहता है कि अब सबके पास एक परमानेंट रोटी खाने के लिए अपना बना रहे, चाहे वो दिव्यांगजन हो या गैर दिव्यांगजन हो, हम सबके जीवन में कठिनाइयाँ तो आती ही हैं। जो एक आम इंसान के जीवन में मुश्किलें आती हैं, वो एक दिव्यांगजन के जीवन में तो होती ही हैं, चाहे वो किसी भी रूप से हो, गृहस्थी रूप से हो या दूसरे रूप से हो। तो दिव्यांगजन के कहीं न कहीं थोड़ी-सी और ज़्यादा मुश्किलें बढ़ी रहती हैं। वो चलने को लेकर के हों, एक्सेसिबिलिटी के ऊपर हों, एक लेकिन आर्थिक रूप से अगर किसी को सहयोग मिल जाता है तो मुझे लगता है कि दूसरी चीज़ें जो हैं, उन कमियों को या तो कम किया जा सकता है। अगर हम बात करते हैं आपके परफॉर्मेंस की, अभी आपको कोरिया से भी, साउथ कोरिया से आपको इनवाइट आया हुआ है, वहाँ आप जाना चाहते हैं, तो क्या तैयारी आप कर रहे हैं और क्या आपका परफॉर्मेंस है वो? साउथ कोरिया में हमें जो है इन्विटेशन है नवोत्थान ग्रुप को और वहाँ पर हम जो है अपने इंडिया के कल्चर को रिप्रेज़ेंट कर रहे हैं। व्हीलचेयर पर हम भरतनाट्यम परफ़ॉर्मेंसेस करेंगे। कुछ बॉलीवुड का हम वहाँ परफ़ॉर्मेंस तड़का कह दें तो वो भी परफ़ॉर्म करेंगे। साथ ही हम जो है देशभक्ति वंदे मातरम भी वहाँ पर परफ़ॉर्मेंस कर रहे हैं। इसमें हमने तैयारी कर रहे हैं, हम नई-नई चीज़ें वहाँ पर स्किल जो है अपने पोजेज़ हो गए या फिर स्टंट्स हो गए उनको लेकर के नई-नई चीज़ें कर रहे हैं, जो अब तक हमारा बेस्ट हम वहाँ पर परफ़ॉर्म करें और कोरिया वालों ने भी हमसे रिक्वेस्ट किया है कि वो हमारा इंडियन कल्चर को देखना चाहते हैं। कोरिया में कोरिया इंटरनेशनल एक्सेसिबल डांस फेस्टिवल है, जो दिव्यांगजनों के लिए एक डांस का प्लेटफ़ॉर्म है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर के अलग-अलग देशों से दिव्यांगजन अपनी बेस्ट परफ़ॉर्मेंसेज़ वहाँ पर परफ़ॉर्म करते हैं। जिसमें एक भारत है और अलग दूसरे और 9 देश हैं, 10 देश वहाँ पर आ रहे हैं। साथ ही वहाँ पे साउथ कोरिया के जो डोमेस्टिक डांसर्स हैं, वो भी वहाँ पर आ रहे हैं। वहाँ पर दिव्यांगजनों का वर्कशॉप भी है और वहाँ पर परफ़ॉर्मेंस है, जो 11 अगस्त से लेकर 17 अगस्त तक है। अगर हम बात करें, जो बच्चा हमारा पॉडकास्ट सुन रहा है, दिव्यांग बच्चे को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? दिव्यांग बच्चे जितने भी हैं, मैं उनको एक संदेश देना चाहता हूँ, मैसेज देना चाहता हूँ कि आपके पास कितनी भी गंभीर से गंभीर परिस्थिति हो, कितना भी आपको लगे कि आप कमज़ोर हैं या कितना भी आपको अकेलापन महसूस हो, आप सिर्फ़ हिम्मत मत हारिए। कभी भी हिम्मत ना हार करके आप अपने जीवन में किसी भी फ़ील्ड में, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो डांस हो, चाहे स्पोर्ट्स हो, आप उसमें निरंतर अपनी मेहनत कीजिए, अपने प्रयास दीजिए। एक ना एक दिन आपको ज़रूर उसमें आपको सफलता मिलेगी। मैंने अपने जीवन के इतने वर्षों तक जो है डांस का साथ नहीं छोड़ा और धीरे-धीरे ही सही, मैंने छोटे-छोटे स्टेप करके ही जो है व्हीलचेयर डांस को आगे बढ़ाया और आज मैं यहाँ पे हूँ। तो आप भी चाहे वो किसी भी फ़ील्ड में हो, आप भी धीरे-धीरे ही चाहे सही, अपने कदम आगे बढ़ाते जाइए और आगे तो ये थे हमारे आज के मेहमान, चेतन उपाध्याय जी। उन्होंने अपनी कला, अपनी हिम्मत और दृढ़ संकल्प से हम सबको ये सिखाया कि सीमाएँ सिर्फ़ हमारे दिमाग में होती हैं। नृत्य न केवल कला है, वह विद्रोह भी है। आज की ये बातचीत सिर्फ़ एक कलाकार से नहीं, एक आंदोलन से थी। एक ऐसे इंसान से जिसकी व्हीलचेयर ने कभी मंजिल की राह नहीं रोकी, बल्कि समाज की सीमाओं को कुचल कर एक नया रास्ता बना दिया। जैसे कहते हैं ना, मंजिलें भी ज़िद्दी हैं, रास्ते भी ज़िद्दी हैं। देखते हैं कल क्या हो, हौसले भी ज़िद्दी हैं। चेतन जी ने अपने इस प्रेरणादायक सफ़र से हमें रूबरू कराया। इनके लिए इनका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू।